अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 381वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। मैंने अल्लाह का खुसूसी एहसान देखा हूँ अपने ऊपर कि मैं जब भी किसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ तो मेरी बात को मजबूत करने के लिए उसके अगले दिन या एक दो दिन में कोई ना कोई ऐसा हादसा ज़रूर होता है जिससे मेरी बात को तक़वियत मिले। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बीएमसी इलेक्शन के वक्त में ये बात कहा था, अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि हमारे मुल्क में कैसी लूटम लाट मची हुई है, इसलिए हमने सही लीडर को चुनकर उसको वोट देना चाहिए जो हमारा हमदर्द हो। रात में 2 बजे भी जिसका दरवाज़ा हमने खटखटाए तो वो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहे, वरना तो पूरा लूटने वालों का बाजार है। जो गवर्नमेंट से 200 करोड़ की स्कीम निकलती है, 2 करोड़ में वो काम करते हैं, बाकी 198 करोड़ आपस में तकसीम कर लेते हैं। इसलिए कि जब तक सबकी मिली भगत नहीं होंगी कोई एक आदमी पूरे पैसे खा नहीं सकता। अब जो लोग मेरा सबक रोज़ाना पाबंदी से सुनते उनको याद होगा मैंने ये बात कहा था। लेकिन अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह ने मेरी बात को और ज़्यादा कवी करने के लिए दूसरे दिन तीसरे दिन ही एक ऐसी न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक गुत्तेदार साहब, एक कॉन्ट्रैक्टर साहब, उनका बर्थडे था और वो बर्थडे की पार्टी में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 16 इंजीनियर जो गवर्नमेंट के लोग हैं और गुत्तेदार बाहर का आदमी है, लेकिन गुत्तेदार के बर्थडे पार्टी का जश्न मना रहे हैं। डांस, डीजे, दारू, शराब, धिंगाना। अब किसी ने वो वीडियो बनाया और जब वो ऊपर के अधिकारी, ऊपर के ऑफिसर्स के पास में गया तो कम से कम इतना अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने फौरन एक्शन लेते हुए वो 16 के 16 इंजीनियरों को उसी वक्त में बर्खास्त कर दिया। तो मैं बता ही रहा था और ये हादसा पेश आया कि भाई गुत्तेदार का और इंजीनियरों का ताल्लुक सिर्फ इतना होता है कि इंजीनियर गुत्तेदार ने जो काम किया उसको इंस्पेक्शन करके उसकी रिपोर्ट तैयार करे कि काम सही है या गलत है। लेकिन उसके बर्थडे में जाके नाचना धिंगाने करना मतलब तुम्हारी और इंजीनियर की मिली भगत है। तो गुत्तेदार और इंजीनियर की मिली भगत के बगैर में 200 करोड़ का काम 2 करोड़ में हो नहीं सकता। 2 करोड़ के काम को इंजीनियर ही वो हस्ती, वो शख्सियत, वो बुजुर्ग है जो उसमें फिगर बढ़ा बढ़ा के उसको 200 करोड़ तक ले जा सकता है। तो तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ। इस तरतीब से काम चल रहा था और उसी वजह से वो 16 के 16 इंजीनियर बर्खास्त हो गए। फिर उसके बाद मैंने अभी वैलेंटाइन डे के ऊपर मेरे ख्याल से 378वें सबक में ये कहा था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आजकल कुछ औरतें ऐसा ट्रैप चला रही है, जो औरतें अपने मर्दों को छोड़कर, जिन्होंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया हुआ है, अब उन्होंने एक नया धंधा ये शुरू किया कि फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से ऐसे ट्रैप चलाए जाए जिसके अंदर अच्छे मालदार नौकरी वाले या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बकरे हैं, बोकुड़ है, उनको अपने ट्रैप में लेकर उनको अच्छी तरह से पकड़ा जाए। और मैंने उसकी मिसाल भी दे के बताया था, जैसे बॉम्बे हम लोग एक मरतबा घूमने गए वाटर किंगडम में, तो 35 साल की एक बुड्ढी 17-18 साल के एक कौले बच्चे को लेके कोपचे के अंदर बैठी हुई थी। तो ये सब ट्रैप आजकल चल रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए से, क्योंकि इन्होंने अपने मर्दों को छोड़ा हुआ है। तो अब इनके अंदर एकदम मिजाज में आज़ादी पैदा हो गई भी है। जन्नत जहन्नुम देख लिए हुआ है इन्होंने, अजाब किसे कहते हैं, सवाब किसे कहते हैं, इसलिए दिल के अंदर की वो जो डर खौफ होता है वो निकल गया हुआ है। तो इसके लिए अब ये इनका पेशा बन गया हुआ है कि घेरो, किस किस तरीके से घेर सकते।
अब अल्लाह तबारक व ताला को मेरी उस बात में भी तक़वियत पैदा करने की थी, इसलिए दूसरे दिन ही एक न्यूज़ ये मुझे आज तक के ऊपर देखने के लिए भी मिली और न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए भी मिली कि जयपुर के अंदर एक वकील, एक एडवोकेट जो खुद कोर्ट के अंदर वकालत का काम किया करती है, उसके साथ साथ उसका ये बिजनेस था कि उसके पास में 100-150 वेश्याएं, धंधा करने वाली औरतें, प्रेस्टिट्यूट्स की पूरी एक जमात, जो उसके लिए फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से या ऐसा घूम फिर के इस तरीक़े से ऐसे लोगों को अपने ट्रैप में लेती थी जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, और उनको ट्रैप में लेने के बाद में बाज़ाब्ता उनको बिस्तर तक ले जाया जाता था, उनकी पूरी खिदमत की जाती थी, उनके साथ में कबड्डी का गेम खेला जाता था, और वो जो पूरा कबड्डी का गेम होता था वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वो लोग करते थे। हर कमरे के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, और जब वो सब हो जाता और होने के बाद में फिर उस मर्द को, उस बिजनेसमैन को, उस ऑफिसर को ये दिखाया जाता कि तुम्हारा ये पूरा क्या पूरा जो आईपीएल का मैच था ये हमारे पास में रिकॉर्ड हो चुका है। अब उसको ब्लैकमेल किया जाता कि इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। इस तरीके से उन्होंने ये धंधा बनाया हुआ था, मर्दों को अपने ट्रैप में लेकर उनके साथ एक कबड्डी का गेम खेल के उसकी पूरी रिकॉर्डिंग बनाने का। तो मैं एक दिन पहले बताया था, और दूसरे दिन ही ये जब रिपोर्ट सामने आई कि जयपुर पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया और उनके पास से ये तमाम सीडियां बरामद की, और उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके पूरे के पूरे गिरोह, पूरे के पूरे टोले के ऊपर। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन पहले ही मैंने कहा, दूसरे दिन ही ये न्यूज़ पढ़ने के लिए मिली। अब ऐसे ही कल मैंने ये कहा था कि आज मुसलमानों के ना इत्तेफाकी की वजह से, मुसलमानों के तोड़ की वजह से, जो मुसलमानों की एनर्जी आरएसएस के खिलाफ, इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ, भगवा आतंकवादियों के खिलाफ लगना चाहिए थी, वो मुसलमानों की एनर्जी, वो मुसलमानों की ताकत आपस में एक दूसरे को नीचा दिखलाने में लग रही है। मतलब इन मुसलमानों के नज़दीक अगर वक्त का सबसे बड़ा कोई काम है तो वो ये है, और ये हमारे ना इत्तेफाकियों का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर तारीख़ फ़तेह के जैसे शैतानों को मुसल्लत किया गया, जो अलल ऐलान खुले आम टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर इस्लाम का, हिंदुस्तान के उलामा का मजाक उड़ा रहा है, मुल्लाओं का इस्लाम जो कह रहा है। ये बातें मैंने कल बताया था, और फिर रात में मुझे एक ऐसी खबर पढ़ने को मिली और आज तक पे देखने को मिली जिसने मुझे और हिला के रख दिया कि हम मुसलमान आपस में एक दूसरे के पैर खींचने में, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो हमारे खिलाफ कैसी साजिशें हो रही है। साक्षी महाराज जो लोकसभा के मेंबर हैं, अलल ऐलान आज तक चैनल के ऊपर जनाब ने आके ये कहा, हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान आतंकवादी है। ये जितने भी मदरसे चल रहे हैं ये आतंकवाद के अड्डे हैं ये। अब जो लोग मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम व मद्दजिल्लहुल आली की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले हैं कि मौलाना ने मदरसों के बारे में ये कहा, वो कहा, मौलाना ने ये तो नहीं कहा ना जो साक्षी महाराज ने कहा। अब अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जवाब दो, उसको क्या बोला है उसने आगे वो भी बताता हूँ आपको। बोले उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य और हमारा टारगेट यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो सबसे पहले हम ये मदरसों के ऊपर कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हर मदरसे की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। सबसे पहले मदरसों के ऊपर गवर्नमेंट का सिस्टम और निज़ाम लागू किया जाएगा, और उसके बाद में ऐसी बातें कही है कि मुसलमान जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उसके ऊपर हम बैन लगाएंगे। बहुत सारी बातें थी।
और इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि हमारे मदरसों को खुलेआम एकदम नेशनल टीवी चैनल पे वो आतंकवाद और दहशतगर्द के अड्डे कह रहा है। इससे ज़्यादा हमारे लिए अफसोस की बात क्या होगी कि हमारे तोड़ और हमारे आपस के ना इत्तेफाकी की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लोग बोल रहे हैं तो हमारे अंदर उतना दम नहीं। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आ रही है कि तुम तादाद में तो बहुत होंगे लेकिन तुम्हारी हैसियत वही होगी जो समंदर के झाग की होती है। वही झाग बने हुए हैं हम बोल सकते हैं किसको, उनको जो हमको जवाब नहीं दे सकते, जैसे हजरत जी मौलाना साद साहब के जैसे लोग कि वो अल्लाह वाले लोग अपने काम में एक सुई से लगे हैं, तो बोलो उनके बारे में, बनाओ उनके बारे में ऑडियो क्लिप। अरे बनाओ ना, तुम्हारे अंदर अगर दम है अब इसको जवाब दो साक्षी महाराज को। और आगे मैं बोलता हूँ, अभी बयान ख़त्म नहीं हुआ मेरा। उसके बाद में एक दूसरे टीवी चैनल वाले ने योगी आदित्यनाथ जो और एक जगह से गोरखपुर के एमपी है उनका इंटरव्यू लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीएम के सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट और उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही है। तो वो न्यूज़ चैनल वाले ने उनसे कहा कि मान लो अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है और आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आपका पहला काम क्या होगा। उसने कहा हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे दिन ब दिन पाकिस्तानी जहनीयत और पाकिस्तानी ख्यालात बढ़ते जा रहे हैं। वो भी दिन ब दिन एक छोटा कश्मीर और छोटा पाकिस्तान बढ़ रहा है। सबसे पहले हम उनको काबू में करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम एक ऐसी टीम बनाएंगे हर गांव में, हर बस्ती में हमारे लड़कों की, और उनको पूरी छूट देंगे कि जो ऐसे रोड रोमियो हैं, लव जिहादी, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, कॉलेजों में पढ़ना मुश्किल हो गया है, उनको वहीं पे उनकी पिटाई करे, उनको पूरी आज़ादी होंगी। देखो जो आदमी सीएम के उम्मीदवार है वो खुद खुलेआम ये कह रहे हैं कि जो काम पुलिस के करने का है, जो काम प्रशासन के करने का है, जो काम सिस्टम के करने का है, वो हम हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में देंगे। मतलब तुम समझ जाओ कि बीजेपी की कैसी कैसी खतरनाक प्लानिंग है अगर उत्तर प्रदेश में वो जीत के आ जाते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा आगे कि बोले ये लव जिहादियों का पहला ट्रीटमेंट हम करेंगे, और उसके अलावा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे जो मदरसे चल रहे हैं उनकी एक एक चीज़ की इंक्वायरी और तहकीक होंगी। इनके पास में बच्चे कहाँ से आते हैं, टीचर कहाँ से आते हैं, ये क्या पढ़ाते हैं, इनका सिलेबस क्या है, इनका चंदा कहाँ से आता है, किधर, एक एक चीज़ उनके एक एक बुक को चेक किया जाएगा। ये अलल ऐलान नेशनल टीवी के चैनल पे उन्होंने कहा। अब मैं मुसलमानों से ये पूछता हूँ कि मुसलमानों हम क्या कर रहे हैं? हम खाली आपस में तोड़ने में लगे हुए हैं एक दूसरे को। और देखो बातिल कहाँ तक पहुँच गया, बातिल वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक सोच भी नहीं सकते थे। बातिल की कैसी कैसी कहाँ तक की प्लानिंग चल रही है। हमको फुर्सत मिलेंगी तो ना, हमारी तो पूरी एनर्जी बस इसी में लग रही है कि मौलाना साद साहब के पास गाड़ी कौन सी है, और मौलाना साद साहब का कांधला में खेत कहाँ पे है, और मौलाना साद साहब जो है उनके कैसे कैसे खादिम हैं, और हज़रत जी मौलाना साद साहब के 3 दिन लगे या नहीं लगे, और हज़रत जी मौलाना साद साहब जो है उनका साल लगा या नहीं लगा। इसमें हमारी एनर्जी लग रही है। हमको इसी से फुर्सत नहीं है कि जो आदमी ने अपने ख़ानदान की ये 5वीं नस्ल दे दिया, उस मेहनत के लिए हम उससे 3 दिन पूछ रहे हैं। जिसके परदादा की पूरी ज़िंदगी लग गई, जिसके दादा की पूरी ज़िंदगी लग गई, जिसके वालिद की पूरी ज़िंदगी लग गई, जिसकी खुद की पूरी ज़िंदगी लग गई, और जिसकी आने वाली नस्लें भी उसी निज़ामुद्दीन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, उससे आज ये हमारी मीर जाफ़र और मीर सादिक की नस्लें ये सवाल कर रही है कि तुम्हारे 3 दिन कब लगे और तुम्हारा वक्त कब लगा। मैं जब लोगों को ऐसा सुनता हूँ ना, मुझे रोना आता है एहसान फरामोशी के ऊपर हमारे, कि हमने हमारे मोहसिनों के एहसानात की कदर करना छोड़कर किस किस तरीके की एहसान फरामोशियों में आज हम लगे हुए हैं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज के जैसे लोग तुम्हारे मेरे ऊपर मुसल्लत हो, उससे पहले समझ जाओ, आपस के तोड़ को दूर करो।
इत्तेहाद इत्तेफाक की कोशिशें करो। अगर मुत्तहिद नहीं हुए और ये बातिल ताकतें तुम्हारे मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई तो फिर कहीं ऐसा ना हो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, हमारे हर हर मदरसे की हिफाजत फरमाए, हर हर मस्जिद की हिफाजत फरमाए, हर हर मकतब की हिफाजत फरमाए, हमारे हर हर बुजुर्ग की और हमारे हर हर अकाबिर की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।